हो जाती है, लाइक इंजरीज मैनी टाइप। ओके, लाइक छोटी इंजरी हो सकती है, मतलब जो सही होती है, परमानेंट जो नहीं सही हो रही है, डेथ, मतलब सारी चीजें होने के चांसेस है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था इस एक्ट के पहले कि लोगों को वेजेस तो मिल, सॉरी सर, वॉइस आपकी बहुत ब्रेक, आवाज ब्रेक हो के आ रही है सर, आप क्या कह रहे हैं? सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था ये हो चुका है ऑलरेडी, फुल्ली डिसेबिलिटी, हाँ पार्टली हाँ, डिसेबिलिटी, वही वही और वही। इसमें 45 साल तक सैलरी जा रही थी, गिग वर्कर्स हाँ, बहुत सारे थे, करा दिया था मुझे लग रहा है आपने सारा। बिल्कुल करा दिया था, मेरे को अच्छे से याद है, पिछला लेक्चर था। तो सर ने बोला है, सर ने, इसलिए मैंने अरे स्टार्ट भैया कर। दोबारा हो जाने दो, अभी तो बहुत दूर एग्जाम में, मेरे को लगता है छूट गई ये क्लास, या नहीं छूटी तो कोई क्लास नहीं है मेरी सर से। नहीं सर, हो गया, मिस हो गया हो होगा गया। कोई। हाँ, हो जाता है मिस, तो मैं फिर से करा दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग सुन लीजिए। हाफ एन आवर में मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट उस पे आ जाऊं, ठीक। तो मतलब पहले मैं इसका स्टोरी बना, मतलब स्टोरी बता रहा था एक्चुअली क्या रीजंस था। तो सिंपल सा रीजंस इतना ही था, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कमैन, लाइक उन्हें सैलरी मिलती है, बट ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर उन्हें टेम्पोरेरी इंजरी होती है या परमानेंट इंजरी होती है या डेथ कॉज होता है, तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कंपनसेशन देगा। क्योंकि ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय, एक वर्कमैन है, अगर वो सिंगल मान लेते हैं, अर्नर है, अपनी फैमिली में उसकी डेथ हो गई या परमानेंट कोई इंजरी हो गई, लाइक हाथ कट गए, तो वो अने मतलब इन एलिजिबल हो जाता है, मतलब कहते हैं ना अयोग्य हो जाना, उसे कोई काम पे नहीं रखेगा, डेथ हो गई तो ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके, तो अब इसमें ना फैमिली को सफर करना पड़ता है, उनके साथ अनजस्टिस होता है, मतलब जिस फैमिली को वो बंदा रहता है। ओके, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आया। ओके, तो इसका जो बेसिक पर्पस था वो था सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसको प्रोवाइड करना, टू द वर्कर्स और टू द वर्कमैन को। और इसके साथ साथ, इस सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ये वर्कमैन को फिनेंशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता था। फिनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे? अगर मतलब ये बोला गया कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क कोई इंजरी सीरियस ऐसे होती है, उसके लिए कंपनसेशन आपको कौन देगा? जहां पे आपको वर्क करते हुए या जिस ओनर के अंडर में वर्क करते हुए वो इंजरी कॉज होती है। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका भोपाल ट्रेजेडी केस आप दे सकते हो। तो और ये प्रिंसिपल जो लाया गया वो नो फॉल्ट लाइबिलिटी पे बेस्ड था। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये सब आप पहले ब्रीफ करेंगे बहुत अच्छे से, हेडिंग वाइज ब्रीफ कर सकते हैं, लाइक दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड, दिस एक्ट बेस्ड ऑन नो फॉल्ट प्रिंसिपल। तो नो फॉल्ट प्रिंसिपल में ये रहता है कि जनरली रूल क्या होता है कि जब किसी की कोई फॉल्ट रहती है इंटेंशनल, तब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तब उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। बट एज पर दिस प्रिंसिपल, लाइक एज पर दिस एक्ट, नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स अगर आपके प्रेमाइसेस में वर्क करते हुए किसी को इंजरी विदाउट किसी फॉल्ट भी हो, एक होता है ना एक्सीडेंटल इंजरी, मतलब वो काम कर रहा तो उसका पैर स्लिप हो गया विदाउट एनी फॉल्ट, वो गिरा बिल्डिंग से और उसकी डेथ हो गई, फॉल्ट किसी की नहीं है, स्लिप हो सकता है, मतलब कोई भी किसी का भी पैर स्लिप हो सकता है या कुछ ऐसे एक्सीडेंटल चीज हो सकते हैं, तो वहां पर उसकी डेथ हो गई, मतलब फॉल्ट देखो किसी का नहीं है। बट डेथ अगर हो गई, तो अब यहाँ पे उसके बच्चे को कौन देखेगा, उसके परिवार को कौन देखेगा, क्योंकि परिवार बिना पैसा तो नहीं चल पाएगा ना। तो यहाँ पे यही बोला गया, अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, तो जहाँ पे वर्क कर रहा था, जिस प्रेमाइसिस में वर्क कर रहा था, वो कंपनी या वो इंडस्ट्री या वो प्रेमाइसिस के ओनर रिस्पॉन्सिबल है टू पे द कॉम्पनसेशन टू दैट वर्कमैन और family member of the workman. So basic concept is clear to all of you about the Workman Compensation Act. Basic concept is clear to all of you about the Workman Compensation Act. जी सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे क्या आया कि ये तो चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे ना, तो पहला आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, क्योंकि चलो आप मीनिंग एंड मीनिंग डेफिनेशन तो ऐसे आप
बता देते हो एक पैरा में, और बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट में लिखिएगा। पहला है ये कंपनसेशन प्रोवाइड करता है टू द वर्कर्स को, लाइक ये एक्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करता है टू द वर्कर को। किस लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करता है? इफ द इंजरी कॉज्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड करता है वर्कर को। फिर आप बताओगे कि इंजरी, मतलब ये कंपनसेशन तब प्रोवाइड करेगा जब इंजरी कॉज होती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। तीसरा आप लिखोगे कि दिस एक्ट इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डिपेंडेंट इन द केस ऑफ डेथ, मतलब कि डेथ के सिचुएशन में। सर सॉरी, फर्स्ट क्या लिखना है? आप पॉइंट बता दो सर, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? हाँ सर, लिखे फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द वर्कमैन। सेकेंड हेडिंग, that compensation will provide in the case of injury. Third one is ensure financial support to dependent in the case of death of workman. Third is financial support to the family member of the workman in the case of the death of workman. Next is प्रमोट वर्क प्लेस सेफ्टी, जैसे कि वर्क प्लेस पे लोगों को हेलमेट देना जो वर्क कर रहे हैं, एक उनका सीट बेल्ट आता है, मतलब उसको फंसाया रहता है ताकि अगर गिरे तो लटक जाए, गिरे नहीं। ओके, टू प्रमोट द वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, टू प्रमोट द वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन। written by all. जी सर, आगे बताओ। Next, to reduce litigation by providing a structured compensation mechanism. अब जैसे कि अब कंपनसेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म एंड शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ये लॉ आ गया, ठीक। तो अब किसी को केस फाइल करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में सिविल के हिसाब से, जिससे कि जो लिटिगेशन का ड्यूरेशन होता है वो सेव होता है, एंड नॉर्मल कोर्ट पे जो बर्डन होता है केसेस का वो भी कम होता है ना। तो सिंपल इतना लिखिएगा, टू रिड्यूस द लिटिगेशन बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड compensation mechanism. Written by all. Next, अगर स्कोप की बात करें तो आप मतलब किस पे अप्लीकेबल होगा, तो स्कोप में आप लिखिएगा अप्लीकेबल ऑन होल इंडिया, बट ये ध्यान रखना है कि आर्म फोर्स के मेंबर पे अप्लीकेबल नहीं होता ना, जैसे कि आप जानते हो ना फोर्सेस के मेंबर की डेथ बहुत होती है बॉर्डर पे, तो उस पे अप्लीकेबल नहीं होगा ना। अप्लीकेबल होल इंडिया मतलब बाई स्पेस एरिया वाइज होल इंडिया, बट आर्म फोर्स के मेंबर पे अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह अप्लीकेबल होगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह अप्लीकेबल होगा। और फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्क, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी इन सभी जगह अप्लीकेबल होगा। बट सिर्फ ये जरूर ध्यान रखना कि आर्म फोर्सेस के मेंबर पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। Is it clear to all of you? हाँ सर, यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए तो एप्लीकेबल होगा ना, बीएसएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लिए तो ये। सर उनको जो कंपनसेशन मिलता है
ना, उनके लिए अलग, ये वर्कमैन के लिए है सर। वर्कमैन जैसे जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए तो बना है ना, इनके लिए नहीं है। जैसे पुलिस बीएसएफ है, आप जो बोलो सुन, ये वर्कमैन जैसे ये टोटली आपका इंडस्ट्रियल वर्कमैन के लिए, हाँ इंडस्ट्री के लिए ही बिल्कुल एप्लीकेबल है ना ये वाला। तो हाँ बाकी वो बिल्कुल तो सर सेपरेट हो गए ना, गवर्नमेंट सेक्टर वाले हो गए तो उसके लिए तो सेपरेट उनकी पॉलिसी है ना कि ड्यूटी टाइम पे अगर हाँ कुछ होता है तो क्या होगा, तो क्या उनके लिए सपोर्ट मिलेगी। तो उनका अलग है, ये हाँ अलग है, तो उसको साथ में ही जोड़ेंगे ना इसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आर्मर्ड फोर्सेस के लिए बोल रहे हैं, एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्सेस। आर्मर्ड फोर्सेस में आर्मी और पुलिस नहीं आएगी सर, उसमें जो भी स्टेट पुलिस है वो इसी में काउंट है। ठीक है सर, आर्मर्ड फोर्सेस के अलग से कंपनसेशन के एक्ट अलग हैं। ठीक है सर, जैसे आर्मी रूल 1956, ठीक है सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आर्मी रूल में क्लियर लिखे हुए हैं क्या क्या कंपनसेशन दिए जाएंगे और किस किस स्टेट में किस रीजन में किस तरह का कंपनसेशन मिलेगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर पुलिस, जो स्टेट पुलिस आल्सो। ये आर्मर्ड फोर्सेस के लिए, मतलब उसके लिए नहीं है ये, मतलब आर्मर्ड फोर्सेस को छोड़ के पुलिस वगैरह को सबको लागू होगा ये। कंफर्म एकदम है आप ना। कह रहे हैं सर बिल्कुल आप कंफर्म है ना इस चीज को लेके। सर वॉइस आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर कंफर्म है इस चीज को लेके आप ना। सर मान लिया हमने। जी सर। ठीक है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट थे, हमने उस दिन भी देखा था। जैसे कि वर्कमैन कौन है तो ये भी मैंने बता दिया, एम्प्लॉयर कौन है ये भी बता दिया था। एंड वेजेस मतलब कि इट्स इंक्लूड वेज, बेसिक पे एज वेल एज अलाउंसेस। या डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं, फैमिली मेंबर्स, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में अनमैरिड डॉटर, सन, मदर एंड फादर, ये लोग आ गए। ठीक, चार डेफिनेशन बहुत कॉमन से ही हैं। मतलब वर्कमैन पता होना चाहिए कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, वेजेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट में कौन कौन आता है। ओके, तो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है, अच्छा ये क्लियर है इतना ना। सर चलते रहो आप, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप पढ़ देंगे थोड़ा एम्प्लॉयर्स बहुत तो। लाइबिलिटी। ठीक है नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। लाइक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब बनेगी ना, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉयर लाइबल होता है, उसको लिखिएगा। फर्स्ट है इंजरी इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, मतलब जब मतलब एम्प्लॉयर तभी लाइबल होगा जब वो इंजरी बाय एक्सीडेंट कॉज होगा। इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। सेकंड लिखिएगा वो एक्सीडेंट कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। दैट एक्सीडेंट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एंड इसके बाद लिखिएगा द रिजल्ट, सॉरी द इंजरी रिजल्ट, मतलब इंजरी से क्या होना चाहिए, या तो डेथ या डिसेबिलिटी या डिजीज। मतलब डेथ डिसेबिलिटी मतलब होता है ना कि इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में अनेबल हो गया, डेथ हो गया आपका, डिसेबिलिटी हो गया आपका। इवन देन जैसे किसी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस है जहाँ पे वर्क करने से ही कोई डिजीज हो जाती है, जैसे केमिकल का उस दिन आप सबने एग्जांपल दिया था। किसी केमिकल फैक्ट्रीज में आप सब काम कर रहे हो और वहां पे ऐसा कुछ हो गया, तो सिंपल सा मतलब इंजरी होना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और लास्ट वन उससे परमानेंट या इंजरी या डेथ होनी चाहिए।
क्लियर टू ऑल। अब ये लिखिएगा, अब कब, जैसे कि कब एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, व्हेन एम्प्लॉयर विल नॉट लाइबल, इसे कब लाइबल होगा ये तो हमने देख लिया, कब लाइबल, हाँ अभी कर दो, एम्प्लॉयर कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो फर्स्ट वन इज, जैसे कि जो इंजरी हुई है वो 3 दिन में ही रिकवर हो गई, लाइक 3 दिन से ज्यादा उसका इम्पैक्ट ही नहीं रहा, तो आप ऐसे कह सकते हो ना, कोई छोटा मोटा चोट वोट लगा था, विद इन 3 डेज वो सही हो गया, विद इन 3 डेज अगर वो सही हो गया, मतलब छोटी मोटी कोई इंजरी थी, तो उसके लिए यहाँ पे वो कंपनसेशन नहीं पाएगा। सर मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलेगा? डॉक्टर मेडिकल रिलीफ भी नहीं मिलेगा? इंजरी हुई तो कुछ तो दवा दारू करेगा। देखिए सर, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी तो कॉमन सी बात है, सारी प्रेमाइसिस में रहती ही, लेकिन कंपनसेशन इस एक्ट के जो थ्रू मिलने वाला था वो छोटी मोटी चीज में नहीं मिलेगा। ऐसा नॉर्मल स्क्रैच आ गया, ऐसा नॉर्मल कोई भी चीज है, उसके लिए एक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं। ओके, और नॉर्मल, अब तो एम्बुलेंस मैंडेटरी है, मतलब छोटी वाली क्यों ना रखो, बट रखो। प्राइमरी जो ऐड होता है, ऐड बॉक्स होता है आई थिंक, जिसमें कुछ नॉमिनल क्रीम या फीवर की मेडिसिन ये सब रखी रहती है, वो सब तो सभी जगह अवेलेबल रहता है। ओके, तो बट कंपनसेशन एज पर दिस एक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका, अगर वर्कर ने जैसे कि इंटॉक्सिकेशन किया, ऐसे नशे में है, अब इंटॉक्सिकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है कि इंटॉक्सिकेट होकर आप ऐसा मतलब वर्क नहीं करोगे, बट इंटॉक्सिकेट होकर अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, उस टाइम इंजरी हुआ तो भी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेकंड, मतलब नेक्स्ट, जैसे सेफ्टी बेल्ट होते हैं, हेलमेट होते हैं, स्ट्रिक्टली मैंडेटरी रहते हैं कि इट मस्ट बी बियर बाय ऑल, इट मस्ट बियर बाय द ऑल, बट अगर वो भी नहीं कोई करता है, फिर कोई ऐसा इंजरी कॉज होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ग्राउंड्स रिटन बाय एवरीवन। लिख लिया आप सब? सर ये सबके पास लिखे हुए हैं, आप प्लीज चलते चलो, लिख कोई नहीं रहा है, सबके पास लिखे लिखाए हैं। अच्छा, हाँ आप चिंता ना करो, आप ठीक है, सारे समझदार हैं, आप कर दो काम। ठीक है, समझ गया। ठीक नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा, मतलब समझिएगा, हाँ जी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, जो हमें इस एक्ट में कवर करना है। पहला है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, नेक्स्ट है टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, नेक्स्ट है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, इसके बाद परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। पहले का एग्जांपल देखते हैं, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्या है। तो
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में वर्कर कांट वर्क फॉर अ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में लिखिएगा कंप्लीट इनएबिलिटी टू वर्क, लाइक वर्कर कंप्लीट तरीके से इनेबल हो जाता है इन अ फ्यूचर फॉर द वर्क, मतलब भविष्य में वो कंप्लीट तरीके से वर्क करने में इन इनेबल हो जाता है, इनएबल लाइक अयोग्य हो जाता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है टेम्पोरेरी टोटल डिसेबिलिटी में लिखिएगा वर्कर कैन नॉट वर्क फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, मतलब टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी है तो मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए से 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए वो डिसेबल हो जाता है फ्रॉम द वर्क ड्यू टू इंजरी। फिर टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या होता है, अब इसमें ऐसा नहीं कि वो कुछ दिन के लिए बिल्कुल अनेबल हो गया, इसमें ये होता है कि इंजरी होने से उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी थी रेगुलर वाइज वो थोड़ी कम हो गई है टेम्पोरेरी। ओके, जैसे मान लेते हैं कि फिंगर में कोई चोट लग गया, फिंगर में चोट लग गया 1 महीने चल रहा है तो काम पे जा रहा है, वैसे जो वो कभी कभी डुअल ड्यूटी कर लेता था या थोड़ा और हार्ड वर्क कर लेता था या 1000 रुपये कमा लेता था तो 1000 न कमा के डेली 500 कमा रहा है, 800 रुपये अर्न कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्पोरेरी नेचर में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है ड्यू टू द इंजरी। ओके, एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मैंने बता दिया। और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि पार्शियल लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जैसे कि अब एक हाथ डैमेज हो गया, एक हाथ से काम कर रहा है इसलिए अब उसको 75% सैलरी मिल रही है, टोटल सैलरी का 75% मिल रहा है ड्यू टू द लैकनेस ऑफ वन हैंड। सो आप कह सकते हो दिस इज अ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। मैंने 4 टाइप पे पढ़ाया, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ टेम्पोरेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, आप पे से कोई भी एक लोग बताए। सर आप बताइए। मेरी पार्शियल डिसेबिलिटी क्या हुआ सर, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वो 2-3 महीने एडमिट रहा या जो भी, उसके बाद वो रिकवर होके आ गया, तो टेम्परेरी पार्शियल रिकवरी उतने टाइम नहीं कमा पाया वो। नहीं पहले सुन लीजिए, क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज, सिर्फ एक बताइएगा ना, व्हाट इज टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, सिर्फ इसको बताइए आप। हाँ, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी ये हो गई कि ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे उसकी उंगली में चोट लग गई और वो 2-3 महीने बाद रिकवर हो गई, तो जब 2 महीने तक वो रहा तो वो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी रही उसकी। नहीं, गलत है। ओके, और कोई? सर टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी होगी फॉर द टाइम, उस इंजरी होने के साथ वो डिसेबल हो गया, वो इंजर्ड हो गया, लेकिन वो टेम्परेरी है और वो ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होगा, बट ठीक होने में टाइम लगेगा। तो जो भी उसका रिकवर करने का टाइम लगेगा, उसको जितना भी उसका जो सैलरी का लॉस होगा और जो भी उसका मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी को बियर करने पड़ेंगे। ये होगा नहीं सर, टेम्परेरी है और पार्शियल। सर ये नहीं है, टेम्परेरी टेम्परेरी ये है वो सर, है मैं कि ऐसा उसके है हाथ में चोट लगी है, एक हाथ में लगी है, लेकिन और वो दूसरे हाथ काम में कर वो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, टेम्परेरी आ रहा है उस पे अपना वर्क कर रहा काम है, पे, ठीक कह रहे हैं और वो सुरेश, काम कर रहा है उधर, बिल्कुल सुरेश जी वो ठीक है। टेम्परेरी। हाँ, सही है, सही है। हल्के आप में लोग माइक ऑफ कर लो, हल्का काम करेगा, बस हेवी वर्क नहीं करेगा। माइक ऑफ कर लो, इतने लोग बोलोगे तो मैं क्या, और लोग क्या ही समझेंगे। सुनिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी को आ रहा है तो थोड़ा सा साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि सबको लेके चलना रहता है। मतलब हो सकता है कि आपने जो पढ़ा हो किसी ने ना पढ़ा हो ना। फिर से एक बार चारों टाइप लिखिएगा और अच्छे समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे ना। पहली हेडिंग थी हमारी टेम्पोरेरी टोटल डिसेबिलिटी। ओके, फर्स्ट हेडिंग इज टेम्पोरेरी टोटल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे सर जो आप सब बता रहे थे कि एक आदमी को इंजरी कॉज हुई, वो 15 दिन ऑफिस नहीं गया या 15 दिन काम पे नहीं गया, सिंपल सा 15 दिन की सैलरी वो नहीं लिया, 15 दिन में रिकवर हो गया, फिर वो गया। ओके, सो दैट इज अ टेम्पोरेरी टोटल डिसेबिलिटी थी, मतलब डिसेबिलिटी टोटल थी, मतलब डिसेबल था टेम्पोरेरी तरीके से
टोटल मतलब कंप्लीट वो जॉब पे नहीं जा पाया, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क पे नहीं जा पाया, वो पैसा नहीं अर्न कर पाया। 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज जो भी हो। नेक्स्ट मैंने पूछा था टेम्पोरेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। तो अब देखो सर, टेम्पोरेरी भी है, जो डिसेबिलिटी का नेचर वो पार्शियल भी है ना। तो टेम्परेरी भी है, डिसेबिलिटी फुली नहीं है, टोटल नहीं है, पार्शियल है। मतलब जो टेम्परेरी जो उसकी डिसेबिलिटी है वो पार्शियल है, मतलब कि आधा है, आप कह सकते हो। पार्शियल मतलब आधा या आधा से थोड़े कम, ठीक। जैसे ए है, ए अगर ए को इंजरी हुई, वो 1 महीने नौकरी पे नहीं गया, तो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी हो गई। बट ए है, ए को इंजरी एक हाथ में हुआ या 2-3 फिंगर में हुआ, पट्टी वट्टी बांध लिया, वो जा रहा है, बट उस फिंगर की इंजरी की वजह से जहां वो 10 घंटे पहले काम करता था, 12 घंटे काम करता था, तो 7 घंटे 8 घंटे कर पा रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना, 7-8 घंटे का तो पैसे अर्न कर रहा है ना। तो टेम्परेरी ये पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है फॉर टेम्पोरेरी, मतलब 15 दिन तक, जब तक उसकी पट्टी वट्टी नहीं खुल रही है, नहीं सही हो रहा है, तब तक वो मतलब हाफ डे काम कर पा रहा है, 6 घंटे काम कर पा रहा है, मतलब फुली नहीं कर पा रहा है, जिससे कि कुछ उसका डिडक्शन सैलरी में हो जा रहा है, या कुछ उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, बट वो अर्न कर रहा है थोड़ी बहुत, बस अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है। नाउ इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? वो नेक्स्ट, जा रहा है, आधा काम हाँ, कर रहा है। सिंपल सा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब देखिए सर, यहाँ पे टोटल वर्ड लगा, परमानेंट भी लगा है, टोटल डिसेबिलिटी भी लगा है। मतलब कि उसके हाथ पांव कट गए हैं, ऐसा एग्जांपल ले लीजिए। अब वो बेचारा बेड पे पड़ा हुआ, काम वाम नहीं कर पाता, हाथ दोनों कट गए, कहाँ से काम कर पाएगा, दोनों पैर कट गए, कहाँ से काम कर पाएगा, ठीक, यूजलेस हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। वो बट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या कहते, मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलर एक चीज परमानेंट डैमेज हुआ, जैसे किसी का एक हाथ परमानेंट डैमेज हो गया, एक हाथ तो है ना। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में ध्यान रखिएगा, पार्शियल लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मतलब परमानेंट तरीके से वो पार्शियल लॉस कर देता है अपनी अर्निंग कैपेसिटी। जैसे एक हाथ डैमेज हो गया, मतलब खत्म हो गया, इस बार फिंगर में थोड़ी बहुत चोट नहीं लगी थी जो रिकवर हो जाएगा, पूरा हाथ ही खत्म हो गया। तो इसलिए चलो उसे एज अ गार्ड रख लिया गया, जहाँ पे पहले उसको 20,000 मिलता था, उसे बोल दिया कि चलो तुम 10,000 में खड़े रहो, क्योंकि तुम मतलब क्या कहते हैं, PWD ना, वो डिसेबल की कैटेगरी में आते हो, ओके। तो वहां पे क्या हुआ कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंट खत्म हो गई, मतलब खत्म नहीं हुई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। जहाँ पे वो मतलब 20,000 कमाता था, हमेशा 20,000 कमाता, अब वो 10,000, 12,000, 15,000 पे परमानेंट हो गया है, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू इंजरी कम हो गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इसमें आता है, हेडिंग लिखेगा ऑक्यूपेशनल डिजीज। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब जैसे कि आप माइनिंग में काम करते हो तो लंग डिजीज हो जाता है, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो तो उस केमिकल्स के रिगार्डिंग जो डिजीज पॉसिबल है वो हो जाता है, ऑक्यूपेशनल कैंसर हो जाता है। तो ये एक्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज के केस में भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। कितना करेगा, कैसे करेगा, इट्स डिपेंड अपॉन द डिजीज एंड इट्स नेचर, ओके। ये भी आप सब मेंशन कर लो, ऑक्यूपेशनल डिजीज। नेक्स्ट लिखिएगा आपका रहेगा कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन जो कैलकुलेशन होगा, किस चीज को फोकस करके किया जाएगा। नेचर ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी का नेचर क्या है,
एज एज ऑफ द वर्कर, मतलब वर्कर की एज क्या थी, मंथली वेजेस क्या है। ओके, तो ये हेडिंग लिखिएगा, अभी आएगा जब मैं कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा तो फिर से डिस्कस करूंगा। नेचर ऑफ इंजरी, एज ऑफ द वर्कर एंड मंथली वेजेस को ध्यान में रख के अमाउंट जो कॉम्पनसेशन का कैलकुलेट होगा, इन सब चीजों को फोकस करके किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कंपनसेशन। अगर जैसे कि कोई पर्सन है जिसको इंजरी हुआ, परमानेंट इंजरी हुआ है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में, तो अगर वो जिंदा है तो उसको मिला, डिले नहीं किया जाएगा, और डिले किया जाएगा जितना भी डिले रहेगा देन कंपनसेशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर डिले रहा है तो, डिले नहीं रहा है तो सिर्फ कंपनसेशन। और मान लेते हैं अगर उसकी डेथ हो गई है तो डेथ की सिचुएशन में उसके फैमिली मेंबर को, लाइक उसके डिपेंडेंट को दिया जाएगा, जैसे वाइफ बच्चे ये लोग आते हैं, तो जनरली कंपनसेशन रहेगा। बट यस, डिले होता है तो वहां पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अभी कंपनसेशन वाला में मतलब क्या अमाउंट कैलकुलेशन रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ बेसिक चीजें उसको लिख लीजिए। अब इसमें एक कमिश्नर रहते हैं, आप लिख लीजिए कमिश्नर अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसमें इनका वर्क क्या रहेगा, टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, कंपनसेशन को डिसाइड करेंगे, लाइक इसको कितना कंपनसेशन देना है, मतलब दिलाना है पार्टी से, इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कंपनसेशन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब ये कराएंगे। कौन कराएगा, लेबर कमिश्नर। तो 3 वर्क आप लिखिएगा कम से कम। सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, कंपनसेशन डिटरमाइन करेंगे, लाइक फिक्स करेंगे, मतलब फिक्स मतलब हाँ इतना हो रहा है कैलकुलेशन, ये आपको देना है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉम्पनसेशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब? सर डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है ना, जैसा कि लोग देते ही नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट आप कह सकते हो ना, मतलब जो पेमेंट आपने एज अ कमिश्नर आपने डिसाइड कर दिया आपको 2 लाख रुपए देना है, पर दे ही नहीं रहा तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट या एक तरीके से एग्जीक्यूट कराओगे ना, वही चीज है। सर डिसबर्समेंट है डिस्ट्रीब्यूट तो सर, बांटना होता है सर, वो कुछ और वर्ड होता है, वर्डिंग है उसकी। डिसबर्समेंट। नहीं नहीं नहीं, आप डिसबर्समेंट सर। वो नहीं, वो सही है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे 2 लोग को इंजरी हुई है तो आप दोनों को मतलब उसको यहाँ पे आप ऐसे समझिए, टू प्रोवाइड द कंपनसेशन आप ले डिस्ट्रीब्यूशन बैठा दीजिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने बताया था। टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम, विक्टिम लिख लीजिए या वर्कमैन लिख लीजिए, बट जब उसको इंजरी होती है तो ऐसे विक्टिम ही बोलते हैं, ये लिख लीजिए। टू सेटल मतलब पहले सेटल करोगे, फिर जितना कंपनसेशन होता है उसको डिसाइड करोगे, डिटरमाइन करोगे, फिर उसे आप प्रोवाइड कराओगे। मतलब जो भी कंपनसेशन आप डिसाइड किए हो या डिटरमाइन किए हो उसे आप प्रोवाइड करोगे टू द प्रोवाइड कराओगे टू द विक्टिम या वर्कमैन, आप लिख लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबसे मैं पूछता हूँ, आप सब बताइएगा। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा मतलब किसी वर्कर को इंजरी कॉज हुआ, हम मान लेते हैं कि उसको टोटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हुआ, तो सिंपल सी बात है उसे केस तो फाइल करना पड़ेगा ना, क्लेम तो उसे करना पड़ेगा लेबर कमिश्नर क्या है, तो वो कितने दिन के अंदर उसे करना चाहिए, कोई लिमिटेशन है या लाइफ टाइम तक जब मन करे तब करे? सर 30 डेज। 1 ईयर 1 ईयर 30 डेज में डिसाइड करेगा लेबर कमिश्नर।
1 ईयर है कि 2 ईयर है, एकदम कंफर्म बताइए। 1 ईयर है जी, 1 ईयर। ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा, पूछता है ये भी। बट हाँ, एक्सेप्शनल सिचुएशन में एक होता है ना कि अगर जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड आप दे देते हो, कोर्ट उसके क्योंकि कोर्ट मतलब कमिश्नर है सिविल सिविल पावर, तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, तो इनकी डिस्क्रेटरी पावर एज ए सिविल कोर्ट के जैसे होती है। तो आफ्टर दिस पीरियड दे कैन entertain the or they can accept the case, but yes, you have to give just and reasonable reason for a delay। अगर आप देते हो, कमिश्नर साहब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, then he has right to accept your claim। फिर ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग आइए कंपनसेशन के अमाउंट हम लोग पढ़ते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। अच्छा, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने तो लास्ट में इतना ज्वाइन करने से क्या ही फायदा, मतलब 5 मिनट बस बचे तो। तो इसमें आप लिखिएगा, अगर पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, मतलब कंपनसेशन फॉर अ इंजरी। अब इसमें जो भी इंजरी हमने देखा था 4 टाइप की, इवन देन डेथ भी इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें अब क्या कंपनसेशन मिलेगा ना। तो पहले आप डेथ में आप लिखिएगा, डेथ में पहला रहेगा रूल, 50% ऑफ मंथली वेजेस जो सर हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें क्या था, डेथ में 50% एक तो था, और एक अमाउंट और था ना, 1,20,000 था ना, विच एवर इज मोर। याद है सर, जो पिछले लेक्चर्स लिए थे? 1,20,000 था। हाँ, तो 50%, जैसे कि मंथली वेजेस का 50% प्लस 1,00,000, या मतलब और 1,20,000, इनमें दोनों में से जो ज्यादा होगा वो उसे मिलेगा। जैसे थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, उस दिन भी मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। अब एक वर्कर की अगर हम पूरी लाइफ मान लेते हैं 45 साल है, अगर उसके 30 साल में डेथ हुई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, और जब वो मतलब डेथ हुई तो उस टाइम उसकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपए थी। 30 साल पे डेथ हो गई तो 15 साल का बचा है, 15 साल का आप 10 के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। पर मंथ अगर 1,20,000 जा रहा है तो 15 साल का तो बहुत हो जाएगा, मतलब पर ईयर अगर 120 जा रहा है तो 15 साल का तो बहुत हो जाएगा, तो जो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज, या 1,20,000, तो 1,20,000 से हाईएस्ट तो 1 करोड़ के आसपास वाला जा रहा है ना। 15 साल का मतलब 15 लाख कुछ हजार जाएगा, या 18-20 लाख जाएगा, वो हायर है, तो वो देना पड़ेगा। दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में 60% ऑफ टोटल वेजेस, जैसे अभी हमने 50% निकाला, तो वहां पे 60% ऑफ टोटल वेजेस, या 1,40,000 रुपए था सर ना, तो इन दोनों में से जो हाई होगा वो आपको देना पड़ेगा। 60% ऑफ मंथली वेजेस या 1,40,000 विच एवर इज हाई, वो देना पड़ेगा। और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में 40% ऑफ द टोटल, मतलब 40% ऑफ द मंथली वेजेस, 40% ऑफ द मंथली वेजेस आपको देना पड़ेगा।
40% कहने का मतलब कि अगर एक आदमी है, उसका परमानेंट एक हाथ डैमेज हो गया है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, मतलब अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है, तो 30 साल पे अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो उसका आप कंपनसेशन नेक्स्ट 15 ईयर तक दोगे 40% के हिसाब से पर मंथ। तो अगर वो 10,000 कमा रहा था तो आप 40% वो आप निकाल लोगे, वो आप दोगे। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में क्या होता है? टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट में लाइक 15 दिन 20 दिन का अगर ऐसा डिसेबलमेंट है, वो नौकरी पे गया ही नहीं, जैसे 1 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा, तो 50% आप मंथली वेजेस दोगे। जैसे कि आ, 1 महीने में 20,000 कमाता था, या चलो 10,000 ले लेते, 1 महीने में 10,000 कमाता था, तो 25% कितना हो गया? 2,500 रुपये। या तो आप 2,500 रुपये दोगे, आप 15 दिन का पे दोगे, 15 दिन का पेमेंट। 15 दिन का पेमेंट मतलब क्या हो गया, कितना हो जाएगा? 10,000 के हिसाब से 5,000। तो उन दोनों में से एक दोगे तो हायर में आपका 5,000 वाला जाएगा। जनरली ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके कोर्स के ड्यूरेशन में उसे टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट हुआ, मतलब वो 20 दिन अगर वर्क नहीं कर पा रहा, 15 दिन की सैलरी दे दो। दूसरा ऑप्शन था या तो 50% आप मंथली, 25% आप मंथली वेजेस दो, बट 25% से ज़्यादा आपको 15 डेज का पड़ जा रहा है 10,000 के अकॉर्डिंग, तो वो आप दे दोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज पर द लॉ। तो ये सारी चीज़ें रही, इनमें एक बार आप देख लो, और जो भी डाउट हो वो बताओ। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर हम लोग सर ये बताओ, जैसे अभी मान लो इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग ये एम्प्लॉयमेंट टू ए कौन सी वर्कमैन, देन जो खर्च है, मतलब उसका मेडिकल का, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च है, वो कौन उसको वहन करेगा? किसके थ्रू किया जाएगा? क्या इंश्योरेंस के थ्रू किया जाएगा या उस पॉलिसी के थ्रू किया जाएगा? किस तरह से किया जाएगा? ईसीएचएस के हॉस्पिटल होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट के, तो मैं बता ईसीएचएस जहाँ भी ज्यादा वो ईसीएचएस में उनका ट्रीटमेंट होता है। मैं बता रहा हूँ, कहने क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही है ना कि कंपनसेशन से मतलब नहीं है। अगर उसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई, कंपनसेशन दोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है ना। जी जी जी। हाँ, तो सर पहली चीज तो मतलब सभी जगह इंडस्ट्री में सारे वर्कमैन का कंपनी इंश्योरेंस खुद कराती है, मतलब भले मतलब कुछ पैसा खुद दे, कुछ पैसा उसकी सैलरी से डिडक्ट करे, लेकिन इंश्योरेंस कराती है, ठीक। अगर इंश्योरेंस है तो चलो उसके थ्रू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर नहीं भी है तो कंपनी बियर करती है इंजरी का पैसा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हुआ, 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, या जो भी लगा, वो कंपनी बियर करेगी। वो चाहे मेडिकल उसका ट्रीटमेंट मतलब जहाँ पे भी होगा, वो कंपनी ही बियर करेगी। ये रूल होता है, क्योंकि वो आपके यहाँ वर्क के टाइम उसको इंजरी हुआ। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ सर, ईएसआई होता है, एम्प्लॉयड ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें होता है ये इंडस्ट्री के जितने एम्प्लॉय होते हैं उनका ट्रीटमेंट। और नॉट हाँ इवन सर, ये जो अनिल कुमार जी कह रहे हैं ये सही बता रहे हैं। वर्कमैन के लिए ईएसआई कंपलसरी है, उसका 8 पॉइंट कुछ % कटता है, और उसके हिसाब से उसको जो है ईएसआई हॉस्पिटल में और उनके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो वही कहने का मतलब वही है, सिंपल सा, दे विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट, लाइक वो विल प्रोवाइड जहाँ पे वो काम कर रहा था, अब वो किसी भी मैनर के थ्रू करे, बट वो करेंगे, कैजुअल सा आंसर। सर यहाँ पे कंपनसेशन में 2 पार्ट होते हैं इंजरी केस में। एक तो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, सेकंड उसका ये रहता है कि उसको जो इंजरी है उसके उसको अलग से कंपनसेशन था। ऐसे सेकंड, में मिले। जब तक वो काम करने लायक नहीं हो जाता, उसके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, जैसे कि जो उसका सैलरी ना रोकी जाए और फाइनेंस सपोर्ट दी जाए, जो भी उसके मतलब खर्चे हैं। तो 3 पार्ट कवर होंगे सर उसको। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हमने देखा मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, उसके बाद अभी जो डेथ हुआ तो क्या रहेगा,
परमानेंट डिसेबिलिटी है नहीं तो सर, क्या रहेगा, टेम्पररी है तो क्या, डेथ सारी की कैटेगरी। डेथ नहीं सर, इंजरी के केस में नॉर्मली फैक्ट्री में मेडिकल का तो रहेगा ही रहेगा, उसकी सैलरी का जो पार्ट है वो भी जो है उसको दिया जाएगा। दूसरा एडिशनल बेनिफिट भी उसको दिए जाएंगे। तो ये जैसे कि तीन एडिशनल बेनिफिट में एडिशनल बेनिफिट में सैलरी तो जाएगी जाएगी, इंजरी वो अब कितने टाइम रहेगा उसको, जैसे मेडिकल के खर्चे और उसका अलग से भी तो खर्चे होते हैं, खाने पीने का बढ़ जाए उसको अलग से, प्रोटीन वो सब चाहिए हुए, तो एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं उसको। तो सैलरी के अलावा भी मतलब ऊपर से उसको पैसा मिलता है कंपनी रूल के अकॉर्डिंग। समझ गया, मतलब कि फॉर रिकवर पर्पज अगर कोई डाइट हाँ रिक्वायर्ड है तो वो भी देते हैं। हाँ, वो भी देते हैं अलग से। सर इनका कहने का मतलब ये है, अभी एक बंदे ने अपना हाथ खो दिया, हाँ आप हाँ केवल उसको क्या है कि एक हाथ का टाइम उसका मान लो टेम्परेरी हो गया, उसका एक हाथ जो है परमानेंट मतलब चला गया, और हाँ। उसका जो है वो तो हाथ तो उसका पूरी लाइफ के लिए चला गया ना। हम्म। तो उसका कंपेंसेशन भी अलग से मिलता है, उसमें फिक्स की जाती है कितनी डिसेबिलिटी थी इसकी, तो इसको जो है इतना पैसा लमसम दे दिया जाता है वो। यो और जो बताया क्या नौकरी था? है वो तो खुद चली रही है उसकी, मान लो एक हाथ से काम करेगा वो, ठीक है सर, बिल्कुल। वो चीजें होती वो है। वो तो था ना, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आपने देखा ना, लाइक 60% तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, 60% तो मिलेगा ही। ठीक, या 1,40,000, तो 1,40,000 जनरली 60% ज्यादा हो जाता है, तो वो तो अमाउंट रहेगा ही। साथ ही साथ आ, एक होता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मतलब वो कहीं पे काम ना कर पाए, तब तो 60%। एंड दूसरा चीज 60% साथ 1,40,000 जो ज्यादा होगा, 60% वाला अमाउंट ज्यादा होगा। एक ये था कि परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब परमानेंट था बट वो पार्शियल डिसेबिलिटी था, मतलब कि सिर्फ एक हाथ डैमेज हुआ, एक हाथ सही है, मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है, अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, तो उस सिचुएशन में आपका 40% है, मतलब मैक्स 40% है, तो 40% जैसे आप समझ लो कि 30 साल का है, 10,000 रुपए कमाता, तो उसका 40% आपने निकाल लिया 4,000 रुपए, तो वो तो दे देगा 4,000 के हिसाब से नेक्स्ट 15 साल का पर मंथ। ठीक, वो तो देगा। बाकी अगर आप वहां पे काम करोगे तो जो भी आपकी सैलरी बन रही वो तो मिलेगी, या उस वहां पे अगर आप नहीं करना चाहते कहीं पे भी आप करोगे जो सैलरी वो आपको तो मिलेगी ही। बट अगर आपने मतलब टोटल मतलब पार्शियल टोटल अगर कोई डिसेबिलिटी हुई हुई है, मतलब आपने सिर्फ एक हाथ खोया है, एक पैर खोया है, तो वो अमाउंट तो मिलेगा, एज वेल एज नौकरी भी आप कर सकते हो, वहां पे करोगे तो वो सैलरी देगा, और कहीं करोगे तो वो सैलरी देगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्लियर टू ऑल। सर और कहीं वाला तो शायद इसमें देगा सर, लेकिन सर क्योंकि फुल सैलरी नहीं मिलेगा इसमें, फुल सैलरी मिलेगा लाइट नहीं वर्क मिलेगी। मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट लाइट वर्क आप को सब ना सुनिए, वो आप सब ना सिर्फ प्रिंसिपल पे रहिए। प्रिंसिपल हमारा क्या रहता है, आपने इतना ही सोचना है। प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है, फिर से समझिएगा ना, एक आदमी है, जी वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, अपना एक हाथ खो दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो मतलब डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी होने की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई ना, तो अगर पार्ट डिसेबिलिटी, वर्किंग कैपेसिटी कम हुआ, अर्निंग ठीक कैपेसिटी है, नहीं, उसका काम हाँ करने का कैपेसिटी वर्किंग, कम हुआ। ठीक है, तो अगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई, तो यहाँ पे जो 40% है, मतलब एक हाथ की वजह से अगर 40% अगर उसकी कैपेसिटी कम होती है वर्किंग, तो यहाँ पे 40% उसको मिलेगा। अगर 30 साल पे हुआ है तो 45 साल अगर हम टोटल मानते हैं, तो 15 साल पर मंथ 40% हिसाब से उसको तो मिलेगा। अगर 10,000 कोड मतलब वो लेबर कमीशन डिसाइड करता है पर मंथ का, 40% आपका 4,000 जा रहा है, तो वो पूरे 15 साल का कैलकुलेट करके तो देगा ही देगा। ठीक, दूसरा चीज, अब सर, एक वर्किंग, लमसम अमाउंट में भी सेटल हो सकता है, ऐसा भी है कुछ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या था, आपने पहले देखा ना कि जो लेबर लॉ में कमिश्नर होता है उसका पहला पर्पज रहता है टू सेटल द डिस्प्यूट, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, पहले ये सुन लीजिए। अब जी 40% तो चलो उसको दिला दिया, अब देन उसकी वर्किंग कैपेसिटी बस कम हुई है ना, अगर वो अब उसकी च्वाइस है वर्क कहाँ करेगा, सेम फैक्ट्री में काम करेगा, तो मतलब पहले 10,000 पा रहा था, बट एक हाथ की वजह से 6,000 पा रहा है, तो 6,000 उसकी च्वाइस वो काम करेगा। और अगर वो कहीं जाना चाहे तो मतलब सेम पे काम करना चाहे तो करे, या चाहे तो अगर वो नहीं भी करना चाह रहा है तो उससे कोई प्रेशराइज थोड़ी कर सकता है कि नहीं आपको करना ही है। इट्स अ चॉइस ऑफ द मतलब उसको लेबर। 4,000 नहीं भी करेगा तो जब तक उसकी वर्किंग लाइफ थी मिलता रहेगा उसे। साथ मिलता नहीं रहेगा, एक साथ जोड़ जाड़ के दे देते हैं, ऐसा नहीं कि पेंशन बन गई आपको हर महीने मिलेगा, जो भी रहेगा मोटा मोटा करके आपको दे देंगे।
मतलब राउंड फिगर एक बार निकाल। में लमसम अमाउंट दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई आपको तो लाइफ सर टाइम। ये जो परसेंटेज डिसाइड होती है सर, ये जैसे डॉक्टर बोलता होगा कि इनका इतने परसेंटेज लॉस लीगल हुआ है। सर्टिफिकेट, लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे राइट राइट। मेडिकल ओके। प्रैक्टिशनर, वो भी जो गवर्नमेंट के थ्रू या जो बहुत ऑथराइज्ड होते हैं, वो दैट इट विल सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट, इसमें और कुछ? अच्छा, आप लोगों का कोई क्लास मिस हुआ था क्या, मतलब कल या परसों, मतलब मेरे थ्रू? आप मतलब फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करते हो टू वर्कर को, मतलब अब ये सब ना आंसर लॉन्ग करने के लिए है। एडवांटेज क्या हुआ, मतलब फास्ट फाइनेंशियल रिलीफ आप वर्कर को प्रोवाइड करते हो, उनकी फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको आप कम करते हो, मतलब रिड्यूस करते हो। एंड कुछ अगर आप लेबर लॉ के अलावा, जैसे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ये इंस्पायर हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे 23-24 आर्टिकल आप देखे हो, उसको आप थोड़ा बता सकते हो, लेबर के रिगार्डिंग है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द इक्वलिटी अमंग द लेबर। ओके, तो आप वो भी बता सकते हो। इवन देन कभी हमने डिस्कस भी किया था, रणधीर सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट केस था उसमें, इक्वल पे। तो अगर अगर आप लगता है अगर आपका कंटेंट कम है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज इतना बहुत कंटेंट है, आप इतना लिखोगे 5, कोई डाउट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट टू ऑल, थैंक